नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे डरावने सफर में, जहां हर कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसी दुनिया में जहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है। तो अगर आप अकेले हैं, अपने कमरे की लाइट्स बंद कर चुके हैं और हिम्मत रखते हैं सच्ची डरावनी कहानियां सुनने की, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नाम है काली पटरियों का कब्रिस्तान। एक ऐसी कहानी जो आपको रेलवे ट्रैक से गुजरते हुए 10 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी लंबी है, सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और बहुत ही रहस्यमयी मोड़ लेकर चलती है। तो बने रहिए हमारे साथ और याद रखिए, हर स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकती। कभी कभी वहां रुकती हैं वो आत्माएं जो कभी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाईं। महाराजपुर रेलवे स्टेशन एकदम शांत और सुनसान इलाका था, जैसे जिंदगी वहां कभी आई ही नहीं थी। दिन में तो थोड़ी बहुत चहल पहल दिखाई देती थी, पर जैसे ही सूरज ढलता, चारों तरफ एक अजीब सी उदासी और डर की चादर फैल जाती। स्टेशन के इर्द गिर्द कोई रिहायशी कॉलोनी नहीं थी, बस दूर तक फैले हुए खेत, झाड़ियों में खोई पटरियां और पुराने खंडहर जैसे दिखते छोटे प्लेटफॉर्म। अर्जुन यादव, जिसकी हाल ही में रेलवे में नौकरी लगी थी, को पहली बार अपनी नाइट ड्यूटी यहीं मिली थी। उसे पहले ही स्टेशन मास्टर ने साफ कर दिया था कि रात को यहां कुछ ट्रेनें तो आती हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त प्लेटफॉर्म पर बस वही अकेला रहेगा। डरने की जरूरत नहीं है, स्टेशन मास्टर मिश्रा जी ने कहा था। बस ध्यान रखना, कोई पटरी पार न करे। और हां, अगर कुछ अजीब लगे तो इग्नोर करना, यहां लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं। अर्जुन ने हल्की हंसी में सिर हिला दिया। वो तो वैसे भी गांव से था। उसे लगा कि शहर वालों की बनाई डरावनी कहानियां उसके ऊपर असर नहीं डालेंगी। लेकिन जब पहली रात उसने ड्यूटी संभाली, तब उसे महसूस हुआ कि जो कुछ भी उसने अब तक सोचा था वो शायद बिल्कुल गलत था। रात के लगभग 11 बजे का वक्त था। अर्जुन स्टेशन के छोटे से केबिन में बैठा मोबाइल पर पुराने गाने सुन रहा था। उसकी साइकिल स्टेशन के पास खड़ी थी और थर्मस में गर्म चाय रखी थी। हवा में हल्की ठंडक थी और आसमान बिल्कुल साफ। स्टेशन लाइटें जल रही थीं, लेकिन फिर भी वहां एक अजीब सी वीरानी फैली हुई थी। अर्जुन ने खिड़की से बाहर झांका तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। एक कुत्ता प्लेटफॉर्म नंबर 1 के किनारे बैठा ऊँग रहा था। पटरियां खाली थीं और दूर कहीं रात की ट्रेन की सीटी सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ा दी। दूर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जो अक्सर रात में बिल्कुल खाली रहता था, एक सफेद आकृति चलती हुई दिखाई दी। पहले तो अर्जुन को लगा कि शायद कोई महिला होगी जो गलती से स्टेशन में आ गई होगी, लेकिन फिर ध्यान से देखने पर पता चला कि वो आकृति जमीन पर नहीं चल रही थी। वो हवा में थोड़ी ऊपर तैर रही थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहर रही थी और वो बेहद धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे कि उसके पांव जमीन पर ही नहीं हों। अर्जुन के हाथ से मोबाइल गिर पड़ा। उसने जल्दी से खिड़की बंद की और केबिन का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, इट मस्ट बी अ शैडो, या शायद कोई इल्यूजन, लेकिन उसका दिल मान नहीं रहा था। उसने धीरे से फिर से खिड़की की झिड़ी से बाहर झांका तो वो आकृति अब प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों के पास खड़ी थी और उसे ही देख रही थी। चेहरे का कोई हाव भाव तो नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखें, वो अंधेरे में भी चमक रही थीं। बिना पलक झपकाए सीधी अर्जुन की खिड़की की ओर देख रही थीं। अर्जुन ने अपनी राइफल उठाई, जो स्टेशन नियमों के तहत दी गई थी, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। बाहर जाना तो नामुमकिन था और अंदर बैठना अब सज्जा जैसा लग रहा था। करीब 10 मिनट तक वह आकृति वैसे ही खड़ी रही, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगी और अचानक प्लेटफॉर्म की रेलिंग से होकर ऐसे गायब हो गई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। अर्जुन की सांसें रुकी हुई थीं। वो पूरी रात फिर केबिन से बाहर नहीं निकला। सुबह के करीब 5 बजे जब पहली लोकल ट्रेन स्टेशन पर आई, तभी अर्जुन के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। उसने जल्दी से पानी पिया और बाहर निकला। स्टेशन अब भी ठंडा था, लेकिन डर कुछ कम लग रहा था। तभी चाय वाले बुजुर्ग रामलाल स्टेशन पर आए। उन्होंने अर्जुन की घबराई हालत देखी और मुस्कुराकर बोले, तुमने भी देख लिया क्या? क्या? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा।
सफेद साड़ी वाली औरत, सब लोग कहते हैं वो रात में प्लेटफॉर्म 2 पर आती है, रामलाल ने कहा। अर्जुन सन्न रह गया। उसने ये बात किसी से नहीं कही थी, फिर भी रामलाल कैसे जानता था? कौन थी वो? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। रामलाल ने गहरी सांस ली और बोले, 3 महीने पहले एक महिला की मौत हुई थी इस स्टेशन पर। उसका नाम रंजना था। वो एक ट्रेन में चढ़ रही थी, लेकिन साड़ी फंस गई और वो गिर गई पटरियों पर। ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, लेकिन उसका शव पूरा नहीं मिला। बस कुछ कपड़े और एक जली हुई तस्वीर। जली हुई तस्वीर? अर्जुन ने चौंक कर पूछा। हां, रामलाल बोले। वो फोटो उसके बेटे की थी। वो हर शाम स्टेशन पर बैठकर बेटे का इंतजार करती थी। कहते हैं अब भी करती है। अर्जुन के होंठ सूख गए थे। उसकी आंखों के सामने फिर वही चमकती आंखें और लहराती साड़ी घूमने लगी। अब तक जो वो एक भूत या अफवाह समझ रहा था, वो सच्चाई बन चुकी थी। शाम को फिर अर्जुन की ड्यूटी थी। वो छुट्टी लेना चाहता था, लेकिन स्टेशन मास्टर ने मना कर दिया। डोंट बी स्केयर्ड, उन्होंने कहा। इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। पर अर्जुन जानता था कि अब वो इमेजिनेशन नहीं रहा। रात फिर से आई। अर्जुन ने इस बार केबिन की सभी लाइटें जलाकर रखीं और अंदर धूप बत्ती जलाई, लेकिन उसका मन कह रहा था कि आज कुछ ज्यादा होने वाला है। करीब 1 बजे रात प्लेटफॉर्म 2 से फिर वही कराहने की आवाज आई, मदद करो। इस बार अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। वो अपने हाथ में टॉर्च और लकड़ी की छड़ी लेकर बाहर निकला। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। पटरियों पर कोई नहीं था, पर हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई उसकी हर हरकत को देख रहा हो। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म 2 के कोने तक पहुंचा, उसके पैरों के नीचे से जमीन कांप गई। अचानक सामने पटरियों के बीचों बीच एक सफेद साड़ी लहराते हुए हवा में उठी और फिर धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। उस साड़ी के बीच में एक छोटी सी पोटली बंधी थी। अर्जुन के पसीने छूट गए, लेकिन उसने पोटली उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें एक पुरानी जली हुई फोटो थी, एक बच्चे की और एक छोटा सा स्कार्फ। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा हो, मुझे मेरे बेटे से मिलाओ। अचानक एक ठंडी हवा की तेज लहर चली और सामने की प्लेटफॉर्म लाइटें बुझ गईं। अब अर्जुन अंधेरे में था और उसके पास थी उस आत्मा की आखिरी निशानी। स्टेशन की लाइटें बुझ चुकी थीं। हवा में धूल और गीली जमीन की गंध थी। चारों ओर एक डरावनी शांति छाई हुई थी, जैसे कुछ बहुत भारी वहां मौजूद हो लेकिन दिख न रहा हो। अर्जुन पटरियों के पास खड़ा था। हाथ में वो पोटली थी, जिसमें जली हुई फोटो और एक पुराना सा स्कार्फ था। उसने चारों तरफ देखा। सब कुछ खाली था, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पास खड़ा है, सांस ले रहा है, पर दिखाई नहीं दे रहा। अर्जुन ने पोटली को ध्यान से देखा। तस्वीर में एक बच्चा था, लगभग 7-8 साल का, बड़ी बड़ी आंखें और बालों में कंघी की हुई एक सधी हुई स्टाइल। वो मुस्कुरा रहा था, पर फोटो के कुछ हिस्से जल चुके थे, जैसे आग ने बस चेहरे को छोड़कर सब निगल लिया हो। ये कौन है? अर्जुन ने बुदबुदाकर कहा। और तभी फिर वही आवाज गूंजी, धीमी, डूबी हुई, बेहद उदास। मुझे मेरे बेटे से मिलाओ। अर्जुन ने बिजली की तेजी से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिवाय उसके डर के वहां कुछ भी नहीं था। वो वापस अपने केबिन की ओर दौड़ा। अंदर पहुंचते ही दरवाजा बंद किया और सांसें तेज हो गईं। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उसने केबिन की लाइट्स दोबारा ऑन की और अपनी जेब से धूप बत्ती निकाली। उसके अंदर अब डर ही नहीं, एक सवाल था। ये आत्मा उसे क्यों दिख रही थी और ये बच्चा कौन था? सुबह होते ही अर्जुन ने डिसाइड किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। वो सीधा गया स्टेशन मास्टर मिश्रा जी के पास। सर, मुझे कुछ पता करना है, अर्जुन ने कहा। मिश्रा जी ने चौंक कर देखा। क्या? उस औरत के बारे में जिसकी मौत प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुई थी। अर्जुन की आवाज में संजीदगी थी। कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा रहा। फिर मिश्रा जी ने धीरे से कुर्सी से उठकर दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की की तरफ देखा। तुमने भी देख लिया ना? उन्होंने बिना किसी हैरानी के कहा। अर्जुन चौंका
आपको पता है? हाँ, मिश्रा जी बोले, हम सबको पता है, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं, डर के मारे या फिर इसलिए क्योंकि कोई मानेगा नहीं। कौन थी वो? अर्जुन ने पूछा। मिश्रा जी ने टेबल की दराज से एक पुरानी फाइल निकाली। धूल से सनी उस फाइल पर लाल रंग से लिखा था, रंजना केस फाइल 2024। उसका नाम रंजना था, मिश्रा जी बोले। 1 साल पहले आई थी स्टेशन पर, कहती थी कि उसका बेटा दिल्ली से ट्रेन में आएगा। हर दिन सुबह आती, शाम तक बैठी रहती और फिर रात होते ही चली जाती। कई लोग उसे पहचानते भी नहीं थे। किसी को नहीं पता था कि उसका बेटा असल में है भी या नहीं। फिर अर्जुन की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। एक रात, मिश्रा जी ने कहा, उसने प्लेटफॉर्म 2 पर ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। सीसीटीवी में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ वो भी अजीब था। उसने खुद को ट्रेन के सामने फेंका तो सही, लेकिन ट्रेन ड्राइवर को कुछ भी नहीं महसूस हुआ। कोई झटका नहीं, कोई ब्लड नहीं, कोई आवाज नहीं। और जब सब लोग भागकर वहां पहुंचे, कुछ नहीं मिला। न शव, न साड़ी, बस एक टूटी तस्वीर और एक स्कार्फ। अर्जुन के हाथ से पोटली फिसलकर टेबल पर गिर गई। मिश्रा जी उसे देखकर सन्न रह गए। ये कहां से मिली? उन्होंने पूछा। रात को, वहीं, अर्जुन ने धीमे स्वर में जवाब दिया, जहां आप कह रहे हैं, प्लेटफॉर्म 2 पर। मिश्रा जी के चेहरे पर अब डर साफ झलक रहा था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, फिर अर्जुन की तरफ लौटे। इस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे अपने बेटे से मिलाया जाएगा, मिश्रा जी ने कहा। लेकिन उसका बेटा कौन है? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। और कहाँ है वो? पता नहीं, मिश्रा जी ने कहा। हमने कभी उसका नाम नहीं पूछा। उसने कभी किसी से शेयर नहीं किया। कोई पहचान नहीं, बस एक तस्वीर जो अब आधी जल चुकी है। अर्जुन अब ठान चुका था कि वो इस औरत की आत्मा को शांति दिलाएगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ड्यूटी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी निभा रहा है। उस रात जब वो दोबारा ड्यूटी पर गया तो उसने वो पोटली अपनी जेब में रख ली और ठान लिया कि अगर आत्मा दोबारा दिखाई दी तो वो बात करेगा। रात के लगभग 2 बजे स्टेशन एकदम शांत था। अर्जुन अपने केबिन से निकला और प्लेटफॉर्म 2 की ओर बढ़ा। हाथ में टॉर्च थी, जेब में पोटली और दिल में बहुत से सवाल। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और दूर से किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। अर्जुन ने सांस रोकी। वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। फिर अचानक प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर वही सफेद साड़ी वाली आकृति दिखाई दी। इस बार वो साफ थी, एकदम स्पष्ट। उसने धीरे धीरे अर्जुन की ओर देखा, फिर धीरे धीरे पटरियों की ओर बढ़ी। रुकिए, अर्जुन ने कहा। आकृति थम गई। उसकी आंखें बुझी हुई दियों जैसी थीं, पर उनमें उम्मीद की लौ भी थी। ये देखिए, अर्जुन ने पोटली निकाली। क्या ये आपका है? आकृति ने जैसे ही पोटली की ओर देखा, हवा में एक कंपी सी दौड़ गई। वो आकृति थोड़ी और पास आई। अब उसके चेहरे की झुर्रियां दिख रही थीं। साड़ी की किनारी फटी हुई थी और बाल बिखरे हुए। उसने पोटली की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन छू नहीं सकी। उसका हाथ बस हवा में कांप रहा था। आपका बेटा कहाँ है? अर्जुन ने पूछा। तभी उसका मुंह धीरे धीरे खुला और बेहद धीमे स्वर में एक नाम निकला, विवेक। अर्जुन ने ध्यान से सुना। विवेक। वो फिर बोली, आपका नाम क्या है? अर्जुन ने पूछा। रंजना, आत्मा ने कहा, और फिर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। रुकिए, कुछ तो बताइए, अर्जुन चिल्लाया, लेकिन अब वो आकृति हवा में विलीन हो चुकी थी। अब अर्जुन के पास एक नाम था, विवेक। सुबह होते ही वो स्टेशन मास्टर के पास भागा और बोला, सर, उसका बेटा विवेक है। मिश्रा जी ने तुरंत कंप्यूटर खोला और रेलवे के संपर्क रिकॉर्ड्स खंगालने लगे। 1 घंटा बीत गया और अंत में उन्हें एक पुराना रजिस्टर मिला। उसमें एक एंट्री थी, नाम विवेक रंजन, पता गोमती नगर, लखनऊ संपर्क, नंबर अब डिस्कनेक्टेड। शायद यही हो, मिश्रा जी ने कहा। मुझे वहां जाना होगा, अर्जुन बोला। मैं रंजना जी के बेटे को ढूंढूंगा। मिश्रा जी ने थोड़ी हिचक के बाद कहा, ठीक है, लेकिन सतर्क रहना। अगर ये आत्मा इतना ज्यादा पीड़ित है
तो हो सकता है कुछ बुरा भी कर सकती हो। अर्जुन ने सिर हिलाया। अब उसे कोई डर नहीं था, बस एक भावना थी। उसे रंजना की आत्मा को सुकून दिलाना था, चाहे इसके लिए उसे कहीं भी जाना पड़े। उसने अपने बैग में पोटली रखी और एक छोटा सा लोकेशन मैप निकाला। अगली सुबह अर्जुन ने पहली ट्रेन पकड़ी, लखनऊ के लिए। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जिस अतीत की तलाश में जा रहा है, वहां सिर्फ जवाब नहीं, कुछ और भी इंतजार कर रहा था। लखनऊ स्टेशन पर ट्रेन जैसे ही रुकी, अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसने तुरंत खिड़की से बाहर झांका। चारों ओर हलचल थी, लोग जल्दी में भाग रहे थे, कुल्ली सामान ढो रहे थे और अनाउंसमेंट्स लगातार बज रही थीं। लेकिन अर्जुन का ध्यान कहीं और था। उसके हाथ में एक कागज था जिस पर पता लिखा था, विवेक रंजन, गोमती नगर, लखनऊ। उसने बैग उठाया, पोटली को अंदर ठीक से रखा और स्टेशन से बाहर निकल गया। उसे पता था कि आगे की यात्रा आसान नहीं होगी। उसे किसी ऐसे इंसान को ढूंढना था जो शायद अब इस दुनिया में हो भी ना, या फिर अपनी मां के बारे में कुछ भी जानना ही ना चाहता हो। गोमती नगर पहुंचने में करीब 1 घंटे लगे। रिक्शे वाले से बातचीत करते हुए उसने एड्रेस दिखाया। ये पुराना इलाका है साहब, रिक्शे वाले ने कहा। अब तो वहां ज्यादातर मकान खाली पड़े हैं, कुछ लोग तो सालों पहले ही शहर छोड़ चुके हैं। फिर भी ले चलो, अर्जुन ने कहा। जब वो उस गली में पहुंचा जहां वो पता था, तो सामने एक टूटा फूटा दरवाजा दिखा। मकान पुराना था, दीवारों पर खाई जमी थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और छत से प्लास्टर गिर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं रहा। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर खटखटाया, फिर जोर से आवाज दी, कोई है? विवेक रंजन? अचानक अंदर से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई। कौन है? दरवाजा थोड़ा सा खुला। एक दुबले पतले चश्मा लगाए बुजुर्ग बाहर झांके। चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में एक थकी हुई चमक। माफ कीजिए, अर्जुन ने कहा, मैं रेलवे से हूं। क्या आप विवेक रंजन को जानते हैं? बुजुर्ग कुछ सेकंड उसे देखते रहे, फिर बोले, जानता हूं, क्यों पूछ रहे हो? उनकी मां रंजना देवी, वो कुछ महीनों पहले महाराजपुर स्टेशन पर मर गई, बुजुर्ग ने बात काटते हुए कहा। अर्जुन सन्न रह गया। मैं जानता हूं, बुजुर्ग बोले, वो यहां आया था एक बार, कुछ दिन रहा, फिर चला गया। कहता था मां उसे हर रात सपने में बुलाती है, रोती है, आवाजें देती है। मैं तो डर गया था। फिर एक दिन वो अचानक घर छोड़कर चला गया, कोई पता नहीं कहां। आपका नाम क्या है? अर्जुन ने पूछा। मैं उसका चाचा हूं, नाम है रामचंद्र। जब उसकी मां पागल हो गई थी बेटे की चिंता में, मैं ही उसे संभालता था, पर फिर सब बिखर गया। क्या आपको याद है कि विवेक कहां गया था? रामचंद्र जी ने धीरे से सिर हिलाया। बस इतना कहा था कि उसे स्टेशन जाना है, अपनी मां से मिलना है। अर्जुन की रूह कांप उठी। क्या विवेक फिर से महाराजपुर स्टेशन लौट गया था? लेकिन आप तो कहते हैं वहां उसकी मां की मौत हो चुकी थी, अर्जुन ने कहा। हां, मौत तो हो चुकी थी। रामचंद्र जी ने गहरी सांस ली। पर मां बेटे का रिश्ता, वो तो मौत के बाद भी जिंदा रहता है ना बेटा। अर्जुन ने पोटली बाहर निकाली और रामचंद्र जी को दिखाई। क्या आपने ये चीजें पहले देखी हैं? उसने पूछा। रामचंद्र जी कांपते हुए बोले, ये तो वही तस्वीर है, विवेक की बचपन की, और ये उसका स्कार्फ। रंजना इसे हमेशा साथ रखती थी। मुझे यकीन है सर, अर्जुन ने कहा। रंजना की आत्मा अभी भी उसी स्टेशन पर है। वो अपने बेटे से मिलने के लिए तड़प रही है, और मुझे लगता है विवेक भी उसे ढूंढ रहा है। पर वो कहां है, ये कोई नहीं जानता। रामचंद्र जी कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ अर्जुन के कंधे पर हाथ रख दिया। अर्जुन ने उनकी आंखों में देखकर पूछा, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? शायद आप कुछ और जानकारी दे सकें। नहीं बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, अब मुझ में हिम्मत नहीं, लेकिन अगर तू वहां जा रहा है तो ये ले जा। उन्होंने दरवाजे के अंदर से एक पुराना खत निकाला जो किसी किताब के बीच दबा था। अर्जुन ने खत खोला।
वो विवेक का लिखा हुआ था। माँ, मैं आ रहा हूं, अब और इंतजार मत करना। अगर मैं न मिल सका तो शायद हमारी आत्माएं किसी और समय में मिलेंगी, पर मैं कोशिश करूंगा कि इस जीवन में तुम्हें शांति दे सकूं। तुम्हारा बेटा विवेक। अर्जुन ने खत को सीने से लगा लिया। अब उसे यकीन था कि विवेक जिंदा है और किसी न किसी तरह स्टेशन की तरफ लौट रहा है। अगले दिन सुबह अर्जुन फिर से ट्रेन पकड़कर महाराजपुर स्टेशन लौटा। रास्ते भर उसके मन में बस एक ही बात थी, क्या वो आत्मा अब भी प्लेटफॉर्म 2 पर है? और क्या वो विवेक को ढूंढ रही है या उसका अंत शुरू हो चुका है? स्टेशन पहुंचा तो माहौल कुछ बदला बदला सा था। प्लेटफॉर्म पर कुछ नए पुलिस कर्मचारी खड़े थे और स्टेशन मास्टर के चेहरे पर भी चिंता थी। क्या हुआ सर? अर्जुन ने पूछा। मिश्रा जी ने कहा, आज सुबह एक लड़का मिला है प्लेटफॉर्म 2 के पास। बेहोश पड़ा था, हाथ में एक तस्वीर पकड़े, उसकी हालत ठीक नहीं। अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। कहाँ है वो? उसने पूछा। चौराहा हॉस्पिटल में। नाम नहीं पता चला, लेकिन फोटो देखकर लग रहा है कि वही है। अर्जुन ने बैग उठाया और सीधा हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। रास्ते भर उसका दिल कह रहा था, वो विवेक है, वो आ चुका है। हॉस्पिटल में एक नर्स ने उसे इमरजेंसी वार्ड दिखाया। अंदर एक लड़का बेहोश पड़ा था, उसके माथे पर पट्टी थी और हाथ में वही आधी जली हुई फोटो थी। क्या ये है? नर्स ने पूछा। अर्जुन ने धीमे से सिर हिलाया। कौन है ये? नर्स ने फिर पूछा। एक बेटा जो अपनी मां को ढूंढते हुए मौत की सरहद तक पहुंच गया, अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा। अर्जुन उसके पास बैठा। धीरे धीरे लड़के ने आंखें खोलीं। उसकी नजर जैसे ही अर्जुन पर पड़ी, उसने कमजोर आवाज में पूछा, क्या वो आई थी? कौन? अर्जुन ने पूछा, जबकि वो जवाब जानता था। मां। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बस उसे देखना चाहता था। अर्जुन ने पोटली निकाली और उसकी हथेली में रख दी। लड़का धीरे धीरे उसे छूने लगा, जैसे बरसों से कोई अधूरी चीज पूरी हो रही हो। तभी खिड़की के पास से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक पल के लिए अर्जुन ने देखा, वहीं खिड़की के बाहर सफेद साड़ी में खड़ी एक महिला मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब बेचैनी नहीं बल्कि सुकून था। वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। कोई आवाज नहीं, कोई दर्द नहीं, बस शांति। विवेक की आंखें बंद हो गईं। वो अब भी जिंदा था, लेकिन उसकी रूह अब हल्की हो चुकी थी। अर्जुन ने खिड़की की ओर देखा और मन में कहा, रंजना जी, आपका बेटा आपके पास आ गया था, अब आप जा सकती हैं। स्टेशन पर उसी रात पहली बार प्लेटफॉर्म 2 पर लाइटें बिना किसी झपकाहट के जली रहीं। कोई रोशनी बुझी नहीं, कोई कराहट नहीं आई और पहली बार अर्जुन को डर नहीं बल्कि संतोष का अनुभव हुआ। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो गई थी? शायद नहीं, क्योंकि स्टेशन की दीवार पर किसी ने एक नई चीज देखी थी। एक औरत की छाया जो अब भी कभी कभी प्लेटफॉर्म 3 की ओर देखती थी, और एक नई आवाज जो कहती थी, अब मुझे भी रास्ता चाहिए। रात ढल चुकी थी, लेकिन महाराजपुर स्टेशन पर एक अजीब सी हलचल थी। पिछले कई महीनों से जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 रात को अपने सन्नाटे से डर पैदा करता था, अब वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी ने कोई पुराना किस्सा अधूरा छोड़ दिया हो और अब उसकी किताब का आखिरी पन्ना पढ़ लिया गया हो। लेकिन अर्जुन के लिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। विवेक अब ठीक हो रहा था। हॉस्पिटल में उसकी हालत अब स्थिर थी और उसने डॉक्टर से बात करना भी शुरू कर दिया था। अर्जुन ने हर रोज उसके पास जाकर उसे हिम्मत दी, लेकिन हर बार उसकी आंखों में एक डर था, जैसे उसकी आत्मा का कुछ हिस्सा अब भी वहां उसी स्टेशन के किसी कोने में अटका हुआ हो। एक दिन जब अर्जुन हॉस्पिटल में बैठा था, विवेक ने अचानक पूछा, तुमने उसे देखा था ना? अर्जुन चौंका। किसे? मेरी मां को। विवेक की आंखों में आंसू थे। तुमने देखा था ना, जब उसने विदा ली? अर्जुन ने सिर हिला दिया। हां, उसने मुस्कुराकर तुम्हारी ओर देखा था और फिर वो चली गई। लेकिन तुम समझे नहीं, विवेक ने धीरे से कहा। वो तो मुझे दिखी थी, लेकिन उसके पीछे कोई और भी था, एक और चेहरा, एक और औरत।
पर मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाया। वो छाया सी थी। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं। अर्जुन की रूह कांप उठी। उसने तो बस रंजना देवी को देखा था, लेकिन क्या हो सकता है कि रंजना के पीछे कोई और आत्मा भी जुड़ी हुई हो, कोई जिसने अभी तक मुक्ति नहीं पाई थी। उस रात अर्जुन स्टेशन लौट आया। वो फिर से केबिन में बैठा था। बाहर घुप अंधेरा था और स्टेशन की लाइटें कुछ कुछ मध्यम थीं। लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसके अंदर एक अलग तरह की बेचैनी थी। वो जानता था कि स्टेशन अब भी कुछ छुपा रहा है। करीब रात के 2 बजे जब अर्जुन खिड़की से बाहर देख रहा था, उसने एक औरत को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़े देखा। सफेद नहीं, इस बार वो आकृति हल्के काले रंग के कपड़े पहने थी। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बाल खुले हुए थे और वो एकटक पटरियों को देख रही थी। ये कौन है अब? अर्जुन ने खुद से पूछा। उसने बाहर निकलने की हिम्मत की और प्लेटफॉर्म 3 की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, वो आकृति धीरे धीरे चलने लगी, बिना कोई आवाज किए, और फिर अचानक ही वो छाया लहराई और हवा में गायब हो गई। अर्जुन एकदम जड़ हो गया। पहली बार उसने महसूस किया कि स्टेशन की कहानी सिर्फ रंजना देवी की आत्मा की नहीं थी, बल्कि यहां और भी परछाइयां थीं जो शायद मुक्ति के लिए तड़प रही थीं या फिर किसी और चीज की तलाश में थीं। अगली सुबह अर्जुन ने स्टेशन मास्टर मिश्रा जी को सब कुछ बताया। मिश्रा जी अब इस रहस्य में पूरी तरह अर्जुन के साथ थे। उन्होंने पुराने रजिस्टर और लॉग बुक्स निकाली। अर्जुन और मिश्रा जी दोनों मिलकर पुराने एक्सीडेंट्स, डेड बॉडीज और मिसिंग केस के रिकॉर्ड खंगालने लगे। और फिर उन्हें एक फाइल मिली जिसमें लिखा था अननोन फीमेल डेथ, प्लेटफॉर्म नंबर 3, 2019। मामला 5 साल पुराना था। रिपोर्ट के मुताबिक एक अनजान औरत की बॉडी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर मिली थी। कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक नीली चूड़ी और काले कपड़े। कोई क्लू नहीं मिला कि वो कौन थी, कहां से आई थी और क्यों मरी। क्या ये वही आत्मा हो सकती है? अर्जुन ने पूछा। मिश्रा जी ने धीमे से कहा, हो सकता है। अगर उसकी आत्मा यहां भटक रही है तो शायद वो भी किसी अधूरी बात के कारण रुकी हुई है। अर्जुन ने उस दिन से एक नया मिशन शुरू किया, उस अनजान औरत की पहचान ढूंढने का। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट्स देखीं, अखबारों की क्लिपिंग्स खंगालीं और आसपास के गांवों के बुजुर्गों से पूछताछ की। कुछ दिन बाद उसे एक सुराग मिला। पास के गांव धानपुर में एक औरत लापता हुई थी 2019 में। नाम था प्रिया। उम्र लगभग 30 साल, कपड़े काले, आखिरी बार लखनऊ की ट्रेन पकड़ते हुए देखी गई थी। अर्जुन तुरंत धानपुर पहुंचा, वहां के मुखिया से बात की, और जब उसने प्रिया का नाम लिया तो एक बूढ़ी महिला रोने लगी। मेरी बेटी थी, उसने कहा। वो बहुत अकेली हो गई थी पति की मौत के बाद। एक दिन गई थी काम ढूंढने शहर में, फिर कभी वापस नहीं आई। आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई? अर्जुन ने पूछा। हम गरीब लोग थे, महिला ने जवाब दिया। पुलिस ने हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। अर्जुन ने उन्हें स्टेशन पर आने को कहा। कुछ दिन बाद वो महिला महाराजपुर स्टेशन आई और जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म 3 देखा, वो रोने लगी। यही जगह थी जहां वो बार बार आने की बात करती थी। अर्जुन ने केबिन में रखी वो फाइल निकाली जिसमें महिला की फोटो थी, और वो बूढ़ी महिला देखकर सिसक पड़ी। ये मेरी बेटी है, मेरी प्रिया। अब सब कुछ साफ था। महाराजपुर स्टेशन 2 आत्माओं का घर बन गया था। एक रंजना की, जो अपने बेटे को ढूंढ रही थी, और दूसरी प्रिया की, जिसे उसका नाम, उसकी पहचान और उसकी मां चाहिए थी। अर्जुन ने उस बूढ़ी महिला को रात में प्लेटफॉर्म 3 पर खड़ा किया, और जैसे ही वो मां अपनी बेटी को पुकारने लगी, प्रिया, मेरी बच्ची, तभी एक हवा का झोंका आया और अर्जुन ने देखा प्लेटफॉर्म 3 पर वही काली आकृति धीरे धीरे हवा में तैरती हुई मां के पास आई। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी मां की ओर देखा, और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो औरत धीरे धीरे गायब हो गई, और उसके बाद उस स्टेशन ने फिर कभी उसकी परछाई नहीं देखी। उस रात पहली बार प्लेटफॉर्म 3 की लाइट पूरी रात जलती रही,
और अर्जुन ने महसूस किया कि वो स्टेशन, जो कभी डरावनी कहानियों का केंद्र था, अब एक शांति की जगह बन गया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसी रात जब अर्जुन अपने केबिन में आराम से बैठा था, उसने स्टेशन के पुराने इंटरकॉम से एक हल्की आवाज सुनी। क्या तुम सुन सकते हो? अर्जुन चौंका। उसने इंटरकॉम उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अर्जुन को लगा शायद कोई टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन फिर प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर से एक सीटी की आवाज आई। जबकि वो सेक्शन पिछले 3 सालों से बंद था, वहां कोई ट्रेन नहीं जाती थी। वो उठा, टॉर्च ली और प्लेटफॉर्म 4 की ओर बढ़ा। सांझ का समय था, सूरज डूब रहा था, स्टेशन फिर से अपने सन्नाटे में लौट रहा था, और दूर, बहुत दूर, प्लेटफॉर्म नंबर 4 की आखिरी पटरी के पास अर्जुन को एक और छाया दिखी। इस बार वो छाया न मर्द की थी, न औरत की। वो एक बच्चे जैसी आकृति थी, और जैसे ही अर्जुन ने टॉर्च उस ओर घुमाई, वो छाया रेलिंग पर चढ़कर पटरियों की तरफ कूद गई। अर्जुन चीखा, रुको! लेकिन तब तक वो छाया गायब हो चुकी थी। अब अर्जुन जान गया था, काली पटरियों का कब्रिस्तान सिर्फ 2 आत्माओं की कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी जगह थी जहां अधूरे रिश्ते, टूटी यादें और भूली हुई आत्माएं अब भी भटक रही थीं। सर्द हवाएं अब और तेज बह रही थीं। स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से अब भी कभी कभार टूटी फूटी आवाजें आती थीं, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छेड़ दिया हो। अर्जुन उस रात अकेला नहीं था। साथ में था उसकी जिद, उसकी जिज्ञासा और एक ऐसा डर जो अब उसकी रूह में बस चुका था। पिछली रात की घटनाओं ने उसकी नींदें तोड़ दी थीं। मीरा की आत्मा की अधूरी कहानी, उसकी खोई हुई पोटली, और सबसे ज्यादा वो स्टेशन मास्टर का चुप रहना, सब कुछ उसे किसी रहस्य की ओर धकेल रहा था। अर्जुन को अब यकीन हो चला था कि मीरा की आत्मा सिर्फ गुम नहीं है, वो किसी गहरे राज से बंधी हुई है। सुबह होते ही वो सीधा स्टेशन के रिकॉर्ड रूम की ओर गया, जहां पुरानी फाइलें, दुर्घटनाओं की रिपोर्ट्स और स्टाफ की ड्यूटी लिस्ट रखी जाती थीं। पुराने लकड़ी के अलमारियों से धूल उठती थी और अंदर की फाइलों से एक अजीब सी गंध आती थी। उसने 2 साल पुरानी रिपोर्ट्स निकालनी शुरू की, क्योंकि स्टेशन मास्टर ने यही कहा था कि हादसा लगभग 1.5 साल पहले हुआ था। एक पीले कागज पर उसे वो रिपोर्ट मिली। मीरा शर्मा नाइट ड्यूटी पर थी। सुबह 4:13 पर एक मालगाड़ी से कटकर उसकी मृत्यु हुई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट गायब थी। अर्जुन को ये बात खटक गई। फिर उसे एक और चौंकाने वाली बात मिली। उसी फाइल के साथ जुड़ी एक कंप्लेंट थी। मीरा ने मौत से 5 दिन पहले स्टेशन के काम से जुड़े कुछ अफसरों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। उसमें लिखा था कि रेलवे की कुछ जमीन पर अवैध तांत्रिक गतिविधियां हो रही थीं और कुछ सीनियर अधिकारी भी उसमें शामिल थे। पर वो कंप्लेंट लॉज्ड एंड क्लोज्ड के स्टैंप के साथ दबी पड़ी थी। अर्जुन के हाथ कांप गए। मतलब मीरा की मौत एक हादसा नहीं थी, कुछ और था, और शायद उसकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि वो न्याय चाहती है। उस रात अर्जुन ने तय किया कि वो स्टेशन के पीछे बने उस सुनसान यार्ड में जाएगा जहां से मीरा की साड़ी मिली थी। कई लोगों ने कहा था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, पर कोई पक्का सबूत कभी नहीं मिला। रात करीब 1 बजे एक टॉर्च, एक पुरानी पोटली और एक दरवाजे की चाबी लेकर अर्जुन उस यार्ड की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ रेल की पटरियां जैसे कोई शोक गीत गा रही थीं। हवा में एक बार फिर वही गंध फैल चुकी थी, भीगी हुई राख और किसी पुरानी किताब की सड़न जैसी। जैसे ही वो उस खाली शेड के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब से तांत्रिक चिन्ह दिखाई देने लगे, कुछ लाल, कुछ काले और जमीन पर बिखरे हुए राख के घेरे। अर्जुन को समझ आ गया कि मीरा जो कह रही थी वो सही था। वहां सच में काले जादू की गतिविधियां होती थीं, और शायद उसी के कारण उसकी आत्मा इस जगह बंध गई थी। एक कोने में अर्जुन को एक पुरानी पेटी दिखी। जब उसने उसे खोला तो उसमें पड़ी थी मीरा की डायरी। उसके कवर पर सूखे खून के धब्बे थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों में मीरा ने अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी, स्टेशन की कहानियां और अपने अकेलेपन के बारे में लिखा था, लेकिन फिर अचानक शब्द बदलने लगे।
उसने लिखा, हर रात कोई मुझे पुकारता है। प्लेटफॉर्म 2 पर रुकती हुई छाया मुझे देखती है और चली जाती है। मैं डरती हूं, लेकिन अगर मैंने नहीं देखा तो और कौन देखेगा? इस स्टेशन के नीचे कुछ दबा है, कुछ ऐसा जो हमें दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं लौट न सकूं तो कोई मेरी पोटली को मंदिर के पीछे वाले शिव पीपल में बांध दे, शायद मेरी आत्मा मुक्त हो जाए। लेकिन ध्यान रखना, उन्हें पता चल गया तो वो मुझे खत्म कर देंगे। अर्जुन तुरंत समझ गया कि पोटली जो उसे मिली थी वो वही थी जिसे मीरा बांधना चाहती थी। पर यह काम आसान नहीं था। मंदिर के पीछे का पीपल का पेड़ अब भी वीरान और डरावना था। कई लोगों ने कहा था कि वहां जाते ही किसी के कान में कोई फुसफुसाता है और लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन अर्जुन ने फैसला कर लिया था, वो अब पीछे नहीं हटेगा। उसने पोटली उठाई और मंदिर के रास्ते की ओर बढ़ा। रास्ता सुनसान था और दूर कोई गीदड़ रो रहा था। जैसे ही वो पीपल के पास पहुंचा, हवा एकदम थम गई, जैसे वक्त ठहर गया हो। उसने पोटली निकाली और उस डाल पर बांधनी चाही। तभी कानों में एक भयानक चीख सुनाई दी, रुक जा, वो मेरी नहीं है। अर्जुन ने डर के मारे पीछे देखा। एक धुंधली आकृति सामने खड़ी थी, चेहरा अधजला, आंखों से खून निकलता हुआ। मीरा की आत्मा थी, लेकिन भटकी हुई, गुस्से में। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम्हारी डायरी पड़ी है, तुम्हारी सच्चाई को दुनिया के सामने लाऊंगा। मीरा की आत्मा कांपने लगी। हवा तेज हुई, मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगीं। अर्जुन ने पोटली को शिव पीपल की डाली पर बांध दिया। तभी जमीन से एक अजीब सी रोशनी फूटी और मीरा की आत्मा चीखते हुए ऊपर उठी, लेकिन इस बार दर्द में नहीं, राहत में। वो बोली, अब मैं आजाद हूं। शुक्रिया अर्जुन, पर सावधान रहना, काली पटरियां अब भी भूखी हैं। और वो गायब हो गई। अचानक सब शांत हो गया। हवा बहने लगी, मंदिर की घंटियां रुक गईं और अर्जुन अकेला खड़ा था। अगले दिन अर्जुन ने मीरा की डायरी, कंप्लेंट की कॉपी और सबूत लेकर डीआरएम ऑफिस में रिपोर्ट दी। ये केस अब फिर से खोला गया। जांच हुई और उन अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया जो उस तांत्रिक गतिविधियों में शामिल थे। पर महाराजपुर स्टेशन वो अब भी वैसा ही है। अर्जुन ने कुछ हफ्तों बाद अपनी पोस्टिंग बदलवा ली। उसने कहा, मैंने जो देख लिया वो अब मुझे चैन से नहीं रहने देगा। अब हर रात उस स्टेशन की पटरियां फिर से शांत हैं। मीरा की आत्मा मुक्त हो चुकी है। लेकिन जो लोग देर रात वहां से गुजरते हैं, वो कहते हैं, प्लेटफॉर्म 2 पर अब भी एक सफेद साड़ी की झलक दिखती है, बस पल भर के लिए, और फिर कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है। काली पटरियों का कब्रिस्तान हर रूह को नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, ये थी कहानी काली पटरियों का कब्रिस्तान की। एक ऐसी आत्मा जो वर्षों से अपने अधूरे सफर को पूरा करने के लिए भटक रही थी। एक ऐसा स्टेशन जहां सिर्फ ट्रेनें ही नहीं, परछाइयां भी रुकती हैं। और एक ऐसा ट्रैक जो सिर्फ लोहे की नहीं, डर की पटरी भी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा डरावना लगा। और ऐसे ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, अगली बार जब आप किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर हों और कोई धीमी सी सिसकी सुनाई दे, तो पीछे पलटने से पहले 2 बार सोचिएगा, क्योंकि हो सकता है आप अकेले ना हों। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए और सुरक्षित रहिए।